बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं फोरेंसिक मेडिसिन की। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ये डाइवोर्स के लिए ग्राउंड बन सकती है, यानी जो मैरिज की डिसोल्यूशन हो सकती है वो इंपॉर्टेंस की वजह से हो सकती है। लेकिन दो फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ मैरिज हस्बैंड इंपॉर्टेंट था या फिर हस्बैंड इंपॉर्टेंट होगा टिल द फाइलिंग ऑफ सूट है। अब ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंपॉर्टेंस है, यानी वो कौन से मीन्स है जिनकी वजह से आप डाइवोर्स अटेन कर सकती है। तो अडल्ट्री या क्रूअल्टी या डिजर्शन है, इंपॉर्टेंस है, या फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन होती है, या कम्युनिकेबल वेनेरियल डिजीज़ है लाइक इनक्योरेबल डिजीज़ है लेप्रोसी है, इनक्योरेबल मेंटल डिसऑर्डर है इंसैनिटी है, या फिर स्पाउस या जो कपल पार्टनर है वो 7 साल तक नज़र नहीं आया, जिंदा नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रेटर कर्वेचर की तरफ। जो स्टोमक की ऑटोप्सी होती है वो हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी फूड पार्टिकल को एग्जामिन कर सके, इसके स्टेट ऑफ डाइजेशन क्या है, स्मेल है, कलर है, कैरेक्टर है, किसी फॉरेन बॉडी या सस्पिशियस बॉडी की प्रेजेंस को चेक कर सके। तो इससे हमें टाइम से डेथ पता चलती होती है। और जो स्टोमक की जब ऑटोप्सी करते हैं तब डबल लाइगेज अप्लाई करती है, और जो स्टोमक होता है उसको ओपन करते हैं फ्रॉम द अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर से ओपन करते हैं फ्रॉम द कार्डिक टू द पायलरस एंड है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजेंट्री है। मिजेंट्री को तो छोड़ ही देते हैं। इसके बाद जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट नॉर्मली डायगनली वाउंड की जाती है, ओके ठीक है, और ऑपोजिट साइड के ऊपर अटैच होती है। तो सीट बेल्ट इंजरी है ये जब होती है जब अचानक ही कार को हम अचानक तेजी से रोक लेते हैं, तो उसकी वजह से एब्रियन हो सकती है, कॉन्टिगन हो सकता है, हिमाटोमा हो सकता है लोअर एब्डोमेन का, या फिर लैसिरेशन हो सकती है, इवलियन हो सकती है, या मिजेंट्री की परफोरेशन वगैरह हो सकती है, एब्डोमिनल ऑर्गन की परफोरेशन भी हो सकती है। इन सबको मिला के सीट बेल्ट सिंड्रोम कहते हैं। सीट बेल्ट सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि अचानक ही तेजी से कार रोकते हैं तो सीट बेल्ट इंजरी होती है। एब्रियन, कॉन्टिगन, हिमाटोमा हो सकता है, लैसिरेशन, इवलियन, परफोरेशन हो सकती है, या एब्डोमिनल ऑर्गन रप्चर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन के बारे में। तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है ये रिटन या ओरल स्टेटमेंट होती है पर्सन की, ओके ठीक है, रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ डेथ होती है। इसको जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है इसको हालत नज़ा वाला बयान कहते हैं। नॉर्मली डाइंग डेपोजिशन वगैरह जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। डाइंग डिक्लेरेशन में और डाइंग डेपोजिशन में क्या फ़र्क होता है? जो डाइंग डेपोजिशन है मोस्ट सुपीरियर होता है, उसको सिर्फ मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन में कोई भी बंदा रिकॉर्ड कर सकता होता है। डाइंग डिक्लेरेशन ओथ के बगैर ओथ के ऊपर नहीं रखा जाता, लेकिन जो डाइंग डेपोजिशन है वो ओथ के ऊपर होता है। पर्सन को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते, लेकिन डाइंग डेपोजिशन में क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। ओके इसके बाद हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन वाले टॉपिक में। जो टेराटोलॉजी होती है एक वो साइंस है जिसके अंदर आप स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट को स्टडी करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक। तो ब्लड स्ट्रेन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक मोस्ट स्पेसिफिक और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। केसल मेयर या फिर नफ्थलिन के अंदर पिंक पर्पल कलर आता है। माइक्रोकेमिकल टेस्ट के अंदर आरबीसी कंटेंट को देखते हैं। टाकायामा के अंदर जो हीमोग्लोबिन और क्रोमोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पिंक फिदरी हीमोग्लोबिन क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। टेकमैन को हेमिन क्रिस्टल टेस्ट कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन हेमिन या हेमेटिन क्रिस्टल बना देता है। ब्राउन रोम्बाइट क्रिस्टल शेप रोम्बाइट हेमी क्रिस्टल देखने को मिलती है। और याद करना कि जो फ्लोरेंस है उसके अंदर भी ब्राउन रोम्बाइट क्रिस्टल देखने को मिलती है। जो बेंजीडीन टेस्ट है ये बेस्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। 1 से लेकर 3 लाख के डाइल्यूशन हुई है तब ये ब्लड को डिटेक्ट कर सकता होता है। कलर डीप ब्लू होता है लेकिन इसको यूज़ नहीं करती क्योंकि पोटेंशियल कार्सिनोजन होता है। जो रूट की ट्रांसपेरेंसी होती है सबसे ज़्यादा यूजफुल क्राइटेरिया होता है फॉर गुड स्टेप्स एंड मेथड। ये एप्लीकेबल होता है 17 से लेकर 25 के बाद। 6 क्राइटेरिया होते हैं। डिग्री ऑफ एट्रिशन है, वेयर एंड टियर ड्यू टू मास्टिकेशन है, डिग्री ऑफ पेरिडोंटोसिस होती है, मतलब गम्स की रिग्रेशन होती है, पेरिडेंटल टिश्यू की रिग्रेशन होती है, डिजीज ऑफ गम्स की वजह से, ओरल हाइजीन की वजह से हो सकती है, या फिर स्कैंडोडेंटिन फॉर्मेशन है, ये सीमेंटम एपोजिशन होती है, रूट रिजॉर्प्शन है, और फिर रूट ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसलूसेंसी होती है। सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल क्राइटेरिया होता है। जो मॉडिफाइड गुस्टेफ्सन मेथड है उसको डेरिस फार्मूला कहते हैं। स्टेक फार्मूला के अंदर जो इन्फेंट और चाइल्ड की एज एस्टिमेशन होती है फ्रॉम हाइट एंड वेट ऑफ द टीथ। तो हाइट और वेट से स्टैक फार्मूला। बॉयड के अंदर जो हम क्या देखते हैं, क्रॉस स्ट्राइशंस देखते हैं, इंक्रीमेंटल लाइन वगैरह देख लेते हैं, ओके न्यूनेटल लाइन से। लिमेंटन मेथड के अंदर 2 क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, जिंजवल और रूट ट्रांसपेरेंसी है फॉर एज एस्टिमेशन। यहाँ पे बेटर रिजल्ट आते हैं, जिंजवल और रूट ट्रांसपेरेंसी है। इसके बाद आयरस है। आयरस वो इंटरनल ऑर्गन है जो कि एक्विजिशन के लिए अवेलेबल होता है, ठीक हो गया। जो आयरस की रिकॉग्निशन होती है मोस्ट रिलायबल बायोमेट्रिक होती है फॉर ह्यूमन रिकॉग्निशन है, ओके तो आयरस सबसे बेस्ट है। इसके बाद है कि जो चाइल्ड होती है उसके पास टोटल 20 प्राइमरी टीथ होते हैं बाय द एज ऑफ 3, यानी 3 साल के बाद 20 प्राइमरी टीथ हो गए, ओके यानी 2.5 से लेकर 3 भी आके कंप्लीट हो जाती है 20। तो 10 मैक्सिलरी आर्च में, 10 मैंडिबुलर आर्च में, ठीक हो गया। और जो परमानेंट डेंटिशन होती है वो 6 ईयर से स्टार्ट होती है, 21st टीथ से स्टार्ट होती है। तो जो बेस्ट आंसर होगा वो 8 ईयर्स यहाँ पे बताया हुआ है। जब परमानेंट टीथ इरप्ट होती है तो 6 से लेकर 12 साल में पीरियड ऑफ मिक्स डेंटिशन होती है। इसमें परमानेंट और टेम्परेरी टीथ दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो 6 से लेकर 12 पीरियड ऑफ मिक्स डेंटिशन होती है। यहाँ पे परमानेंट मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ इंसाइजर वगैरह निकल जाते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर पूरी ऑसिफिकेशन लिखी हुई है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं सैप्लिक इंडेक्स। सैप्लिक इंडेक्स रेशियो ऑफ मैक्सिमम ट्रांसवर्स ब्रेड्थ होती है टू द मैक्सिमम एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ होती है। तो जो स्टोलिक और सैप्लिक होता है 70 से लेकर 75 होता है। तो ये नेग्रूस के लिए होता है, प्योर आरियंस वगैरह के लिए होता है। मिसाइडी सैप्लिक चाइनीज़ के लिए, यूरोपियन के लिए होता है, ओके। और हम भी इसे मिसाइडी सैप्लिक के अंदर आते हैं। ब्रेके सैप्लिक
ब्रेकिसेफलिक ये होता है मंगोलियन के लिए, और जो हाइपर ब्रेकिसेफलिक है वो 85 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो इन्फेंट के अंदर स्टेक फार्मूला यूज़ करते हैं, स्टेक फार्मूला के अंदर जो एज ऑफ इन्फेंट होती है वो हाइट और वेट से मालूम कर सकते हैं। जो मेथड होता है डेसिडियस टीथ के ऊपर और परमानेंट टीथ दोनों के ऊपर अप्लाई हो सकता है। जो बॉइड मेथड होता है उसके अंदर इनामल ऑफ टीथ के ऊपर क्रॉस ट्राइशन को डिटरमिन किया जाता है टिल द फॉर्मेशन ऑफ इनामल। तो ये डेली इंक्रीमेंटल लाइन को डिटरमिन करते होते हैं, ठीक हो गया। तो न्यू नेटल लाइन से आगे जो क्रॉस ट्राइशन होती है टीथ इनामल ऑफ टीथ को, जिनको आप इंक्रीमेंटल लाइन कहते हैं, न्यू नेटल लाइन से आगे जाती है। न्यू नेटल लाइन बर्थ के ऊपर बन जाती है और ये 2 से लेकर 3 हफ्ते के बाद देखने को मिल सकती है बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और ये यूजफुल होती है टू द एज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ डेड इन्फेंट है। इसके बाद ब्रेकिसेफली लिखा हुआ है, तो जो ब्रेकिसेफली को शॉर्ट हेडेड कहते हैं। ओके, मिर्जाटिसेफली को मीडियम हेडेड है, जबकि डोलिकोसेफली को लॉन्ग हेडेड कहते हैं। 70 से लेकर 75 नेग्रोस के अंदर होती है, यूरोपियन और चाइनीज के अंदर 75 से लेकर 80 मिर्जाटिसेफली का है। और जो ब्रेकिसेफली का शॉर्ट हेडेड होती है तो मंगोलियन के अंदर देखने को मिलती है। मिर्जाटिसेफली इंडेक्स होता है मैक्सिमम ब्रेड्थ ऑफ द स्कल ओवर मैक्सिमम एंटीरो पोस्टीरियर वाला, जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है सबसे ज़्यादा डोलिकोसेफली के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है और ब्रेकिसेफली के अंदर ना होने के बराबर होता है। इसके बाद जो प्लाटल प्रिंट होते हैं वो एंटीरियर पार्ट से निकाले जाते हैं। हैरिसन एलिस ने मेथड ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। जो थॉमस और कर्ट्स थे उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लाटो प्रिंट को डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रुगाई। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं। जो प्राइमरी रुगाई होते हैं 5 से लेकर 10 मिलीमीटर होते हैं या 10 से ज़्यादा हो सकते हैं। 3 से लेकर 5 होते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं 3 से कम होते हैं, तो 3 से लेकर 5, 5 से लेकर 10 है। स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो ब्रेसल्यू सेकंड लाइफ टेस्ट है, तो ब्रेसल्यू सेकंड लाइफ टेस्ट के अंदर होता ही है कि जो एयर है उसको स्टोमक के अंदर स्वालो करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन है, और इंटेस्टाइन और स्टोमक को रिमूव कर देते हैं आफ्टर टाइम डबल लाइगेचर। अगर ये पानी के अंदर फ्लोट करते हैं इसका मतलब रिस्पायरेशन हो चुकी है, अदरवाइज सिंक कर जाती है, तो इसको बोलते हैं ब्रेसल्यू सेकंड लाइफ टेस्ट, यानी एयर स्टोमक के अंदर इंजेक्ट कर देना। ओके, टेस्ट इतना ज़्यादा वेल्यूएबल नहीं होता क्योंकि जो एयर होती है वो स्वालो कर सकते हैं इन द रिस्पायरेटरी पैसेज वे इन केस ऑफ स्टिल बर्थ होती है। ये यूजलेस होता है जब डिकम्पोजिशन होती है क्योंकि वहाँ पे भी गैसेस वगैरह देखने को मिलती है। और फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लंग को यानी लाइफ बर्थ को देखने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट को रेगर टेस्ट कहते हैं, स्टैटिक टेस्ट को फोर्डर टेस्ट कहते हैं। तो जो हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट में रेगर टेस्ट है, इसमें जो रिस्पायर्ड एयर होती है लंग्स के अंदर मौजूद होती है एज रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको रिमूव नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई लंग्स वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। और इसके अंदर जो स्टैटिक टेस्ट होता है तो उसके अंदर वेट ऑफ लंग को देखते हैं। तो सांस लेने से पहले 30 से लेकर 40 ग्राम होता है, लेकिन रिस्पायरेशन के बाद 60 से लेकर 66 ग्राम होता है। ओके, तो उसको स्टैटिक टेस्ट या फ्लोटोरा टेस्ट कहते हैं, ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से होता है। और जो प्लैकवर टेस्ट होता है इसमें कंपैरेटिव होती है, लाइक जो रिस्पायरेशन से पहले 1/70 होता है टोटल लंग का वेट, लेकिन रिस्पायरेशन के बाद 1/35 होता है। इसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ आना शुरू हो गया है। जो मैकनॉक्टन रूल होता है वो एक्सप्लेन करता है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनसेन है, यानी अगर कोई बंदा क्राइम को कमिट करता है ओके तो वो गिल्टी ठहराएगा, लेकिन अगर माइंड्स उसका सही काम नहीं कर रहा तो फिर वो क्रिमिनल नहीं कहलाएगा। ओके, इसके मुताबिक ये जो रूल है वो क्या होता है कि नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन एट द टाइम ऑफ बाय रीजन ऑफ अनसाउंडेड माइंड। इसके बाद क्यूरेंस रूल है। जो क्यूरेंस रूल होता है यानी दूसरा जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो दरहम रूल होता है इसमें यह है कि पेशेंट पर्सन इज नॉट क्रिमिनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ इट्स अनलॉफुल एक्ट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ मेंटल डिजीज और मेंटल डिफेक्ट है। क्यूरेंस रूल ये कहता है कि जो एक्यूज डिजीज है वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अगर उसने एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम उसके पास कैपेसिटी नहीं थी अपने कंडक्ट को रेगुलेट करने की टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, और अमेरिकन लॉ को छोड़ देते हैं। इसके बाद इररेजिस्टिबल इंपल्स टेस्ट होती है, इसमें जो एक्यूज पर्सन होता है वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इवन कि उसको अपने नेचर या क्वालिटी का पता हो रहा था। इसके बाद जो हैसिस रूल है ये फीटल एज को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 5 मंथ से पहले हम स्क्वेयर लेते हैं और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉरिसन रूल लेंथ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी में ये कहती है कि आफ्टर 5 मंथ जो एज इन लूनर मंथ होती है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। सुमन या सबपोइना जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय द कोर्ट कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस फॉर गिविंग एविडेंस। तो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ताकि अदालत मजबूर कर सके विटनेस को कि वो अटेंडेंस दे, तो उसको बोलते हैं सुमन। सुमन 2 टाइप का होता है, सबपोइना टेस्टिफिकेंडम और सबपोइना डोसिस टी का है, पता नहीं क्या है ये। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, तो सिविल केसेस के अंदर पे डैमेजेस करना होता है, इसको छोड़ देता है। कंडक्ट मनी ये वो मनी होती है जो कि विटनेस को पे करती है एज एक्सपेंस ऑफ अटेंडिंग द कोर्ट। तो कोर्ट को अटेंड कर रहा था तो जो मनी वापस पे की जाती है आरएमपी को पेश की जाती है। जो सिविल केसेस है सिविल केसेस के अंदर जो मनी होती है ये समन के साथ पे की जाती है। क्रिमिनल केस के अंदर विटनेस को पे नहीं की जाती बल्कि जो कोर्ट होती है वो पर गवर्नमेंट रूल के मुताबिक एक्सपेंसेस को पे करती है। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ये एम्प्लॉयर पे करता है। स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ देती है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को भी छोड़ देते हैं। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कब होता है जब डाउरी डेथ होती है। डाउरी डेथ का मतलब है कि विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, तो उसको डाउरी डेथ कहते हैं। डेथ इन प्रिजन है, डेथ इन पुलिस कस्टडी है, या इंटरोगेशन है, या डेथ इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। तो इस केस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करते हैं। किस केस में करते हैं? साइकेट्रिक हॉस्पिटल वाले में करता होता है। ओके, इसके अलावा डाउरी डेथ होती है, इसके अलावा डेथ इन पुलिस कस्टडी है, या इंटरोगेशन है, या ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग है, प्रिजन के अंदर डेथ हो गई है। उसके अलावा जो एक्सह्यूमेशन के ऑर्डर होते हैं वो भी मजिस्ट्रेट देता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोई क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको छोड़ देते हैं।
जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है उसको कोर्ट ऑफ ट्रायल बोलते हैं, कोर्ट ऑफ ट्रायल बोलते हैं, जो कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कोरोनर बोलते हैं। तो डाउरी डेथ के लिए यानी अननेचुरल डेथ होती है विद इन द 7 ईयर ऑफ मैरिज, तो उसको डाउरी डेथ कहते हैं। डेथ इन प्रिजन है, डेथ इन पुलिस कस्टडी इंटरोगेशन या ड्यूरिंग पुलिस फार्मिंग है, या डेथ इन एनी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है, या एक्सह्यूमेशन के केस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट परफॉर्म की जाती है। कोरोनर इंक्वेस्ट एक एडवोकेट होती है, इसको हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह कहते हैं। ओके, पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता होता। इसके बाद नेक्स्ट है कि सेक्शंस लिखे हुए उनको छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो रेप का सेक्शन लिखा हुआ 375, वैसे यहाँ पे भी रेप का 375 है और उसकी जो सज़ा 7 साल लिखी हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं डाउरी डेथ। डाउरी डेथ विद इन द 7 ईयर ऑफ मैरिज देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं टॉक्सिकोलॉजी की तरफ। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक लैवेज है। तो गैस्ट्रिक लैवेज के कुछ एब्सोल्यूट होते हैं, कुछ कंप्लीट होती है, तो कुछ रिलेटिव होते हैं, कुछ एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट में अल्कली भी नहीं कर सकते, मिनरल एसिड है, वेजिटेबल एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड है, कैरोसिन है, स्ट्राइचनिन है, हाइपोथर्मिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसमें नहीं कर सकते। जो ऑक्सैलिक एसिड होता है कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका क्लीनिंग के अंदर और ब्लीचिंग एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जो ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग एक्सीडेंटल हो सकती है या फिर इंटेंशनल इंटेक की वजह से हो सकती है। साइनोसेप्टम की तरफ आते हैं तो वॉमिटिंग होती है, थ्रॉट के अंदर और माउथ के अंदर बर्निंग पेन होता है, माउथ की और टंग की स्वेलिंग होती है, बंदा सही तरह बोल नहीं सकता, स्किन की ब्लिस्टर होती है। ओके, रेड वाटरी आइज होती है। ट्रीटमेंट होता है कि एंटीडोट देना, लाइक या लाइम या चाक देना होता है, ठीक है। और एमएसएस करनी है ताकि अनअब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूव कर दे। डिम्यूसल ड्रिंक होती है ताकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर सके। इंट्रावीनस 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है ताकि हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट कर सके। अब पूरे का पूरा प्लांट पॉइजन होता है, लेकिन जो ड्राई रूट होती है वो रिलेटिवली जो रूट होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। किसकी बात करें, एकोनाइट की बात करें। जो ड्राई रूट होती है कॉनिकल या टेपरिंग होती है। ओके, बेसिस ऑफ ब्रोकन रूटलेट होती है, इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती, स्वीट टेस्ट होता है। एकोनाइट जो एकोनाइटस का एक्टिव प्रिंसिपल एकोनिटिन होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पर जाके बाइंड करेगा। एकोनिटिन शुरू में तो स्टिमुलेट करता है लेकिन बाद में सेंसरी, सिक्युलेटरी और मोटर नर्व को पैरालाइज कर देगा। इसके बाद ओपीएम या फीम है। जो हीरोइन होती है उसको ब्राउन शुगर या जंक कहते हैं, सिंथेटिक डेरिवेटिव ओपीएम का। जो जूस होता है अनराइप, ओके, तो सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ ओपीएम इज कॉल्ड हीरोइन है, जबकि जूस होता है अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपावर सोमनिफेरस, पेपावर सोमनिफेरम है, तो इसको पॉपी प्लांट कहते हैं। इसमें ओपियाइड अल्कोलाइड होता है। जो पॉपी सीड होती है कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, सीड जिनको खशखास वगैरह कहते हैं। पॉइजन ऑफ चॉइस है फॉर सुसाइड है, पेनलेस डेथ करवाता है, पिन पॉइंट पीपल है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है, मार्क्विस टेस्ट करते हैं ओपीएम को डिटेक्ट करने के लिए। एंटीडोट नैलोक्सोन होती है, ट्रीटमेंट फॉर ओपियाइड विड्रॉल, तो मैथाडोन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन को, ब्लड को, बाइल को प्रिजर्व करते हैं। स्पीड बाल क्या होती है? स्पीड बाल का मतलब है कि अगर आप कोकेन को मॉर्फिन से हीरोइन के साथ मिला लोगे तो उसको बोलते हैं स्पीड बाल। ओके, इसके बाद स्नेक्स वाला टॉपिक है। तो स्नेक्स के अंदर पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो जो पॉइजनस स्नेक होती है नॉकटर्नल होती है, रात के वक्त निकलती है। हेड स्केल की बात करते हैं, हेड स्केल के छोटे होते हैं पॉइजनस के, लेकिन नॉन पॉइजनस के बड़े होती है। बेली स्केल काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। जो डिस्टल स्केल होती है वो सिंगल रो की फॉर्म में होती है। टेल कंप्रेस्ड होती है, फैंग्स लॉन्ग एंड कैनलाइज होते हैं लाइक हाइपोडर्मिक नीडल है। और इसके अलावा बाइट मार्क्स में 2 फैंग मार्क्स होते हैं, जबकि वहाँ पे स्मॉल टीथ होती है। तो क्या क्या डिफरेंस होगा? हैबिट है, हेड स्केल है, ओके, लेकिन जो हेड स्केल है वो स्मॉल होते हैं। एक्सेप्शन भी लिखी हुई है, 3 एक्सेप्शन है, लाइक पॉइजनस स्नेक विद द लार्ज हेड स्केल। तो पिट वाइपर है, कोबरा और क्रेट वगैरह होते हैं। पिट वाइपर के अंदर पिट आई से नीचे होती है और कोबरा के अंदर 3 लेबियल टचेस आई होती है और नेजल फोल्ड्स होती हैं। इसके बाद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो कलर होती है लाइवर मोटिस की, वो डिपेंड करती है हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन के ऊपर, ठीक हो गया। नॉर्मली क्या ओके, नॉर्मल क्या है कि पोस्टमार्टम लिबिडिटी ब्लू पर्पलिश होती है रिड्यूस हीमोग्लोबिन की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से चेरी रेड या ब्राइट रेड हो सकती है। ओके, साइनाइड की वजह से ब्राइट रेड होती है, हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया होता है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, कलर ऑफ लिबिडिटी। अगर कलर ऑफ लिबिडिटी पिंक है दैट मीन्स कि हाइपोथर्मिया या रेफ्रिजरेशन है। ओके, अगर चॉकलेट ब्राउन है तो नाइट्राइट की पॉइजनिंग है। नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, NaCl एनिलीन है, पोटेशियम क्लोरेट है, तो इन सब की वजह से चॉकलेट ब्राउन होती है। मेथिमोग्लोबिनीमिया की वजह से। ब्राउन है तो पे सेप्टिक अबॉर्शन है, कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है। ग्रीन है तो पे सल्फा मिथीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। इसके बाद सोडियम थायोसल्फेट है, जो ऑक्सैलिक एसिड होता है इंक रिमूवर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। फॉस्फोरस के लिए कॉपर सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट, आई थिंक मैग्नीशियम सल्फेट किसके लिए होता है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आई थिंक ये कॉपर के लिए होता है। और गैरा फास्फेट के लिए एट्रोपिन होता है। धतूरा फाइसोस्टिग्मीना, आर्सेनिक के लिए ब्रिटिश एंटी लुइसिट होता है। ओके, इसके अलावा मर्करी के लिए भी ब्रिटिश एंटी लुइसिट है। लेड के लिए प्लम्बिज्म के लिए EDTA या DMSA होता है। अल्कोहल के लिए थाइल अल्कोहल है। ओपियम एफीन है तो नैलक्सोन होती है। हीरोइन को ब्राउन शुगर जंक भी कहते हैं तो माल नाइट्रेट होता है। भंग गंजा चर्च के लिए डायजीपाम होती है। स्ट्रेचिन के लिए भी डायजीपाम होती है। कॉपर के लिए EDTA पेनिसिलामिन होती है। साइनाइड के लिए हाइड्रोक्सोकोबालामिन होती है। वैसे गैस्ट्रिक लैवेज 5% सोडियम थायोसल्फेट वगैरह से करते हैं। हाइड्रोक्सोकोबालामिन जिसको सियानोजन या प्रोसिक एसिड कहते हैं, कलरलेस होता है। ऑर्डर इसकी बेटर आलमंड को रिजेंबल करती है। काज ऑफ डेथ होता है साइनाइड की पॉइजनिंग में क्या होता है? साइटोटॉक्सिक या हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया होता है। एंटीडोट हाइड्रोक्सोकोबालामिन या 5% थायोसल्फेट सोडियम नाइट्राइट अमाइल नाइट्राइट वगैरह यूज़ करते हैं। इसके बाद मर्करी की पॉइजनिंग है। मर्करी की पॉइजनिंग को हाइड्रोगायरिज्म कहते हैं। ओके, तो जो मर्करी क्लोराइड, मर्करी कंपाउंड के जो वेपर होती है वो पॉइजनस होते हैं क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। मर्करी कंपाउंड सॉल्युबल होती है
ओके, तो वो ज़्यादा पॉइजनस होती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को याद करेंगे निमोनिक है मीट्स, तो एम से मर्क्यूरियल लेंटिस है, मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है, इससे रिथिज़म है, एक से एक्रोडीनिया है, पिंक डिजीज़ है, ट्रैमर होते हैं। ओके, इसके अलावा आखिर में स्लाइवेशन और जिंजीवाइटिस होता है। तो जो मर्क्यूरियल लेंटिस है इसमें ब्राउनिश डेपोजिशन होती है मर्करी के अंदर इंटीरियर लेंस, मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, रिथिज़म है जहाँ पे शाइनेस होती है, इरिटेबिलिटी है, ट्रैमर्स है, लॉस ऑफ मेमोरी और इंसोम्निया देखने को मिलती है। एक्रोडाइना में पिंक डिजीज होता है, जनरलाइज पिंकिश बॉडी रैश होती है फ्रॉम द टिप्स ऑफ। ओके, तो एक्रोडाइना के अंदर पिंकिश डिजीज होगा, रैश होगा, तो पिंकिश पफी या पेनफुल पैरेस्थीसिया होता है, पीलिंग ऑफ स्किन है। ट्रैमर में डॉनबरी ट्रैमर होते हैं, हेटर शेक ट्रैमर या ग्लास ब्लोवर ट्रैमर कहते हैं, डैनबरी ट्रैमर, हेटर शेक ट्रैमर या फिर ग्लास ब्लोवर शेक होती है। स्लाइवेशन या जिंजीवाइटिस होती है, तो स्लाइवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, मेटालिक टेस्ट है। जिंजीवाइटिस होती है, लूजनिंग ऑफ तीस और ब्लू ब्लैक लाइन देखने को मिलती है गम्स के ऊपर। इसके अलावा डिफरेंट मेटालिक पॉइजनिंग है, लाइक आर्सेनिक के अंदर येलो कलरिंग ऑफ स्किन होती है, हेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आर्सेनिक के अंदर। मिल्क रॉस होता है, ब्राउनिश पिगमेंटेशन होती है, राउंड ड्रॉप पिगमेंटेशन होता है, ब्लैक फुट डिजीज होता है। कॉपर के अंदर जॉन्डिस ऑफ स्किन होती है, ग्रीन ब्लू स्किन होती है। ओके, जबकि मर्क्यूरी के अंदर ब्लू ब्लैक लाइन होती है, गम्स के ऊपर जाके नेक्रोसिस होती है, ब्राउन डेपोजिट होता है, इंटीरियर लेंस कैप्सूल जिसको मर्क्यूरियल लेंटिस कहते हैं, एक्रोडाइनिया होता है। लेड में ब्लू स्टिपलिंग होती है, बटूने लाइन होती है गम्स के ऊपर। अदर फीचर्स के अंदर प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के नेक्रोसिस है, मिनी मेटा डिजीज है, ऑर्गेनिक मर्क्यूरी की वजह से होता है। अल्कली है तो जो मैक्सिमम डैमेज होता है इसोफेगस की वजह से, अल्कलिक इंजेक्शन की वजह से होता है एज कम्पेयर टू एसिड है। जो अल्कली है वो लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस कराती है, जो कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से होती है। जो एसिड है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस कराता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस ब्रेन के अलावा बाकी सब में होती है। और जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोक्सिया होता है। इसके बाद अल्कोहल पॉइजनिंग है, तो अल्कोहल पॉइजनिंग के केस में जो CSF होता है, CSF को विड्रॉ करना चाहिए। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम या पोटेशियम फ्लोराइड होती है, पोटेशियम ऑक्सलेट होती है, फ्लोराइड को ऐड करते हैं फॉर अल्कोहल एस्टिमेशन होती है। ओके, स्ट्राइटिन की पॉइजनिंग है तो आपने स्पाइनल कॉर्ड का प्रिजर्व करना है। पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की पॉइजनिंग है तो आपने फैट को प्रिजर्व करना है। आगे जो न्यूरोटिक पॉइजन है तो इनके लिए ब्रेन है। ओके, जो बोन होती है वार्सेनिक में, रेडियम या थेलियम में प्रिजर्व करनी है। इसके बाद है चारकोल, तो यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फेट दो में डिवाइड करते हैं, अल्काइल और अराइल फॉस्फेट। अल्काइल फॉस्फेट में पैराथियोन है जिसको बग किलर कहते हैं, अराइल फॉस्फेट में पैराथियोन और डाइजिनोन जिसको टिक 20 कहती है। इनहेलेशन से अब्जॉर्ब होते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, सारी सिक्रेशन को बढ़ा देती है, स्वेटिंग वगैरह, स्लाइवेशन वगैरह, यूरिनेशन है, डायरिया, एमेसिस होती है, ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ा देती है। ओके, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आरबीसी के कोलिनेस्टरेज को देखते हैं, मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज टेस्ट होता है। इसके अलावा प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज होती है। ट्रीटमेंट के अंदर एंटीडोट, एट्रोपिन या पैरालिडॉक्सिम होता है, जो एट्रोपिन होता है एंटीडोट होता है, हाईली इफेक्टिव होता है इन कॉन्ट्रैक्टिंग पेरिफेरल मस्क्रीनिंग इफेक्ट होती है। ओके, लेकिन आपको सेंट्रल इफेक्ट के लिए आपको दूसरे चाहिए होती है, लाइक डाइसेटाइल मोनोक्साइम है, पीएम है, पैरालिडॉक्सिम होती है। ओके, जो एग्जाइम होता है वो तकरीबन 24 घंटे की तरह आपने स्टार्ट करना है। जो एग्जाइम होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर का क्रॉस नहीं कर पाते। फिर गैस्ट्रिक कैबेज की कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कुछ एब्सोल्यूट होते हैं, कुछ रिलेटिव होती है। रिलेटिव के अंदर कैरोसिन या वोलेटाइल पॉइजनिंग, स्ट्राइचिन होती है, हाइपोथर्मिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। टोबैको वो सब्सटेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉपर सल्फेट जो वाइट फास्फोरस होता है टॉक्सिक होता है, लेकिन रेड फास्फोरस टॉक्सिक नहीं होता। तो जो फास्फोरस की पॉइजनिंग है इसमें फोसिजा होता है, गार्लिक लाइक म्यूकोजा होता है। गार्लिक लाइक म्यूकोजल ऑर्डर आपको सल्फोस के अंदर और आर्सेनिक पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। एंटीडोट कॉपर सल्फेट होता है। ओके,